नमस्कार। आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद क्या है? फ्रायड, एडलर और यूंग के सिद्धांत को ध्यान में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया वो मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषणवादी साहित्य के नाम से जाना जाता है। फ्रायड ने मानव मस्तिष्क के 3 भाग चेतन, अवचेतन, उपचेतन किए। उन्होंने काम और उस व्यक्ति की दमित भावनाओं को सर्वाधिक महत्व दिया। फ्रायड ने अपने जो सिद्धांत है उसमें काम भावनाओं को अधिक महत्व दिया। उसके बाद फ्रायड के शिष्य एडलर ने काम की जगह अहम को मुख्य माना, जबकि उनके एक अन्य शिष्य यूंग ने दोनों को एक साथ रखा। मनोविश्लेषणवाद के इन सिद्धांतों को आधार बनाकर जो साहित्य रचा गया उसे मनोविश्लेषणवादी साहित्य कहते हैं। हिंदी में इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे आदि इसी विचारधारा से प्रभावित साहित्यकार माने जाते हैं। जैनेन्द्र ने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांतों के साथ साथ गांधीवाद को जोड़कर अपनी कथाभूमि निर्मित की, तो दूसरी ओर इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवाद के साथ साथ मार्क्सवादी सिद्धांतों से प्रभावित दिखते हैं। इस लिहाज से यदि देखें तो अज्ञे को शुद्ध मनोविश्लेषणवादी रचनाकार कहा जा सकता है। उसके बाद फ्रायड है वो मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक माना जाता है। फ्रायड एक मानसिक रोगों की चिकित्सा करते वक्त फ्रायड ने पाया कि सम्मोहन क्रिया अर्थात वार्तालाप में सनच्छंद विचार साहचर्य से बहुत से पुराने अनुभव पुनरुज्जीवित हो उठते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि अनुभवों का ये जो अनुभव है, इन अनुभवों का मूल कारण कामवृत्ति और उसका अचेतन रूप में दमन। इस कारण वे जिस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर पहुंचे उनका सार है शेषवीय दमित कामवृत्ति। फ्रायड के अनुसार शेषवीय दमित कामवृत्ति जो कि शिशु के जन्म से ही कार्यशील रहती है और उसका प्रकाशन मनुष्य के समस्त व्यवहार में परोक्ष रूप से विद्यमान रहता है, वैसे मनुष्य के जीवन की मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में देखती है। ये जो काम शक्ति है इसको मनुष्य की मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में फ्रायड ने माना है और उसे एक नाम दिया है लिबिडो। शेषों में मानस रूप में ही इड विकसित होता है। इड का मतलब अहम। उस वक्त उसमें काम वासना तथा अन्य इच्छा रहती है और उस वक्त दमन का कोई प्रश्न नहीं उठता है। शिशु का अंगूठा चूसना तथा बाद में माता पिता संबंधियों के प्रति आकर्षित होना जैसी क्रिया उसका उदाहरण है। लेकिन बाद में उसके चेतन मन विकसित होता है। चेतन मन से उसे सामाजिक संबंधों का ज्ञान होता है और उसके अंदर सामाजिक और नैतिक दबाव के कारण अहम और सुपर अहम का विकास होने लगता है और स्वाभाविक कामेच्छाओं का दमन हो जाता है। इन दमित इच्छाओं से अचेतन मानस का निर्माण होता है जो शिशु के लिए निषिद्ध है या भय का रूप ले लेता है। वही उसके प्रबल इच्छा है जो उसे पूरा नहीं कर पाता है। बचपन में शिशु के मन में कई इच्छा रहती है किंतु सामाजिक और नैतिक दबाव के कारण उसके कई सारी इच्छा अपूर्ण रह जाती है और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति अपने मन में वह मन के लोक में करता है, मतलब वास्तविक रूप में न करके कल्पना लोक में या मन के लोक में करता है। शिशु की कामवृत्ति अपने माता पिता और भाई बहन की ओर प्रेरित करती है। फ्रायड मानते हैं कि शिशु में विषम लिंगी के प्रति कामेच्छा और समलिंगी जन के प्रति ईर्ष्या होती है, पर इन दोनों का दमन हो और उसमें नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकृत प्रेम और आदर का भाव प्रकाशित होता है। फ्रायड की मानसिकता इडिपस कुंठा से प्रभावित है। इडिपस कुंठा इडिपस नाम के एक व्यक्ति के नाम पर बना है जिसने अपने पिता की हत्या कर अपनी मां से विवाह किया। फ्रायड मानते हैं कि हमारी किसी भी प्रेरणा के पीछे हमारे अचेतन मन में जो हमारी इकट्ठी हुई इच्छा का हाथ होता है। फ्रायड का मानना है कि कला और धर्म दोनों का अनुभव अचेतन मानस की संचित जो प्रेरणा और इच्छाओं में ही होता है। कलाकार जब नैतिक दबाव के कारण इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है तो वह कला के माध्यम से यद्य कार्य करता है। फ्रायड का यह भी मानना है कि मानसिक जीवन में कुछ अकारण अथवा निष्प्रयोजन नहीं होता है। प्रयोजन या प्रेरणा प्रमुखता कोई कामेच्छा होती है जिसे हम मनोविश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं। फ्रायड चेतना को 3 भागों में बांटते हैं। चेतना क्या है? फ्रायड मानते हैं कि हमारी इच्छाओं का संबंध हमारे मन से है। हमारी जो इच्छा है वो हमारे मन से जुड़ी हुई है क्योंकि यहीं पर हमारी इच्छा अचेत रूप से दबी रहती है और यहीं से इन इच्छाओं की पूर्ति की प्रेरणा मिलती है। फ्रायड चेतना के 3 रूप मानते हैं, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। अचेतन क्या है? फ्रायड अचेतन मन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं
क्योंकि हमारे सभी जो दमित इच्छाएं हैं या इच्छाओं का यही संग्रहण होता है और इसी चेतना का प्रभाव हमारे समस्त कार्यों पर पड़ता है। यहीं पर एकत्रित इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारा मन कई बार हम पर दबाव डालता है और यथार्थ संसार में ना पूरा होने पर कल्पना या स्वप्न लोक की रचना करता है। उसके बाद आता है अर्धचेतन। हमारी दमित इच्छा कई बार यथार्थ संसार में हम पर हावी होने का प्रयास करती है, किंतु हमारे सुपर ईगो के कारण वह पूर्ण नहीं हो पाती है। जब कभी इन दमित इच्छाओं को सुपर ईगो रोक नहीं पाता है तो अपराध, खंडित व्यक्तित्व या हिस्टीरिया आदि रूप में बाहर आ जाती है। वह है अर्धचेतन। उसके बाद है चेतन। चेतन मन का मुख्य कार्य होता है संसार में हमें नैतिकता और सामाजिक संबंधों का बोध कराना। शिशुओं में यह चेतन मन विकसित नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसी में चेतन के कारण अहम और सुपर अहम विकसित होती है और उसकी कई इच्छाओं का दमन होकर अचेतन मन का निर्माण होता है। निष्कर्षतः हम देखते हैं कि फ्राइड के अनुसार कोई शिशु संसार में आता है तो उस वक्त उसके मन में कई इच्छाएं रहती है, किंतु चेतन मन के द्वारा उसकी कई सारी इच्छाएं दब जाती है और वे अचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। इन इच्छाओं को वह पूर्ण करना चाहता है, किंतु अगर यथार्थ संसार में वह असफल होता है तो वह कल्पना लोक की ओर अग्रसर होता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, या उदाहरण के रूप में हम अपने सपन को देख सकते हैं। जब हम सोते हैं उस वक्त हमारा अचेतन मन अधिक जागृत होता है और हम सपने में वह कार्य करते हैं जो संसार में नहीं कर पाते हैं। रह रहकर उसकी ये इच्छाएं उसे संसार में भी प्रेरित करती है, किंतु सुपर ईगो के कारण वह पूर्ण नहीं हो पाती है। कलाकार अपनी इन्हीं इच्छाओं के माध्यम से कला को अभिव्यक्ति देता है। मानसिक जीवन में यथार्थ और सुखेच्छा के बीच जो संघर्ष होता है उसका समाधान कलाकार है वो कला के द्वारा करता है। व्यक्ति की जो दमित इच्छा पूर्ण हो जाती है वह उसके चेतन मन से निकलकर जीवन का हिस्सा बन जाती है। अब फ्राइड ने चेतन और अचेतन से संबंधित जो उदाहरण दिए हैं वो निम्न है। फ्राइड ने पहला उदाहरण दिए है, फ्राइड मानते हैं पहला उदाहरण हिमशिला का लिए है जिसका 3 भाग जलमग्न है और 1 भाग ऊपर है। उन्होंने कहा जो 3 भाग जलमग्न है वह अचेतन मन है और जो ऊपर है वह चेतन मन है, मतलब मन का बड़ा हिस्सा अचेतन मन का ही है। फ्राइड दूसरे उदाहरण में कहते हैं कि गोडाउन के बाहर रखा सुव्यवस्थित चीजें मन की सुव्यवस्थित चीजों के समान है और उस गोडाउन के अंदर भीतर पड़ी अचेतन मन के भीतर पड़ी इच्छा के समान है। तीसरे उदाहरण में कहते हैं कि समुद्र का सारा जल अचेतन मन की इच्छा है और समुद्र में जो लहरें उड़ती है वो चेतन मन के समान है। अब फ्राइड के बाद में उनके शिष्य आते हैं एडलर। फ्राइड के शिष्य एडलर ने अहम को अधिक महत्व दिया। उनका मानना है कि मानसिक स्नाविक रोगों का मुख्य कारण अहम हो सकता है। वे मानती है कि फ्राइड ने कामवर्ती को अनावश्यक महत्व दिया। एडलर कामवर्ती को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अहम स्थापना की स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति होती है। एडलर के अनुसार मानसिक जीवन की मुख्य समस्या अहम स्थापना की इच्छा तथा जीवन के यथार्थ का बोध होता है। समाज, व्यवसाय तथा विवाह, इन 3 जीवन के क्षेत्रों में ये इच्छा अभिव्यक्त होती है। आत्मस्थापना के सिद्धांत के अनुसार मानसिक स्नाविक रोगों का मूल कारण हीनत्व कुंठा है। यथार्थ से संघर्ष के कारण व्यक्ति के आत्मस्थापना को संतोष नहीं मिल पाता है और उसमें हीनत्व भावना विकसित हो जाती है। इस भावना से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, इसका दमन करता है और दमन के परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्तियों में अत्यधिक गर्व आ जाता है जिसे हिंदुत्व कुंठा का कपट रूप माना जाता है। एडलर के अनुसार व्यक्ति संसार में कमजोर, महत्वहीन और ऐसा रूप में आता है। प्रकृति से लड़ने और भोजन, वस्त्र तथा शरण के लिए अपने बड़ों पर अवलंबित रहता है। दूसरी ओर वह देखता है कि उसके बड़ों के पास अधिक शक्ति है, वे विश्व के प्रति अधिक ज्ञान रखते हैं और जैसे चाहते हैं वैसे रहते हैं। इन सब कारणों से वह एक हीनता की भावना का अनुभव करने लगता है। अपनी हीनता की पूर्ति के लिए समाज में स्वयं का एक व्यक्तित्व समाज में स्थापित करना चाहता है और वह दूसरों का ध्यान और प्रशंसा पाने की चेष्टा करता है, किंतु जब वह वातावरण से कोई उतर नहीं पाता है तब वह कल्पना की शरण लेता है और अपने कल्पना लोक में अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। इस प्रकार हीन भावना की अनुभूति बच्चों में प्रयत्न को जन्म देने वाली प्रेरक शक्ति है।
बच्चा अपनी हीनता की क्षतिपूर्ति के लिए जिन मार्गों को ग्रहण करता है वे उसके लक्ष्य का निश्चय करते हैं, जो उसके वयस्क जीवन के समस्त व्यापारों का निर्देशन करते हैं। बचपन की हीन भावनाओं की भिन्नताओं के कारण मनुष्य के जीवन के लक्ष्य भिन्न भिन्न हुआ करते हैं और इन्हीं भावनाओं का उदय बचपन के भिन्न भिन्न कारणों के कारण ही अलग अलग जन्म में अलग अलग रूप में होती है। अनुचित प्यार, विषम परिस्थितियां, आंगिक हिंसा, प्रथम संतान या अंतिम संतान आदि कारणों से किसी में आनंद तो किसी में ऊब जैसी भावना जन्म लेती है। इसी मनोविश्लेषणवाद के जो तीसरे सिद्ध है वो है युंग। फ्रायड ने काम और व्यक्ति की दमित भावनाओं को ज़्यादा महत्व दिया। इसी प्रकार एडलर ने अहम को महत्व दिया। युंग ने दोनों को एक साथ रखा। युंग की जो महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने काम और अहम दोनों को एक साथ रखा, किंतु उन्होंने फ्रायड के इस मत का विरोध किया कि काम जीवन की मुख्य प्रेरक शक्ति है। उन्होंने लिबिडो को व्यापक अर्थ प्रदान करते हुए माना कि काम जीवन की प्रारंभिक और सामान्य प्रेरक शक्ति है जो मानव के सभी व्यवहारों में व्यक्त होती है। यह वह शक्ति है जो विकास, क्रिया तथा जनन में स्वयं को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने माना कि मानव मुख्य रूप से ऐष्णार्त्र यानी पुत्रेष्णा, वितेष्णा और लोकेष्णा की पूर्ति करना चाहता है। यही उसका लक्ष्य है। मनुष्य जीना चाहता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। इसी कारण वह सामाजिक कार्य करता है, साथ ही कला का भी सर्जन करता है ताकि उसका अस्तित्व अमर रहे। इसी प्रकार युंग ने व्यक्तित्व के दो प्रकारों का उल्लेख किया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो एकांत प्रिय और कल्पना लोक में रहना अधिक पसंद करता है। इसी प्रकार बहिर्मुखी व्यक्ति जो समाज के बीच रहना पसंद करता है वह सामाजिक कार्य करता है। धन्यवाद।